प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्न पे एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। अब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स के बारे में शुरू कर रहे हैं। पहले कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति 11th क्लास में पढ़ा था। कार्बन के मुकाबले हैलोजन की विद्युत ऋणता उच्च होने के कारण कार्बन और हैलोजन के साजित इलेक्ट्रॉन हैलोजन की अधिक निकट व कार्बन से दूर रहते हैं, जिससे कार्बन पर आंशिक धन और हैलोजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। ऐसे सहसंयोजक बंध को ध्रुवीय सह संयोजक बंध कहते हैं। ध्रुवीय सह संयोजक बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता, हैलोजन यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन में से कोई भी एक हो सकती है। तो जब बंध में ध्रुवणता हो तो उसका मापन द्विध्रुव आघूर्ण से करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे अपन डिबाई में मेजर करते हैं। वैसे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता उच्चतम होने के कारण कार्बन फ्लोरीन बंध की ध्रुवणता सर्वाधिक होनी चाहिए, साथ ही इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर भी पाया गया कि CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I इनके द्विध्रुव आघूर्णों का सीक्वेंस ये है। इनके एक्चुअल अगर मान को देखें तो यह 1.860 डिवाई है, जबकि यह 1.847, यह 1.83 और ये 1.636 डिवाई है। ये एक्चुअल में है, मगर राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार अगर आप देखें तो CH3Cl, CH3Br और CH3I इनके द्विध्रुव आघूर्णों के मान 1.86, 1.79 और ये 1.62 डिवाई है। यानी 11th में पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी क्यू का मान उतना ही अधिक होगा, और डी बंध लंबाई कार्बन फ्लोरीन की बंध लंबाई सबसे कम है। कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। चूँकि हैलोजन में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बंध के लिए उसकी त्रिज्या का मान बढ़ता है। कार्बन 2, 3, 4 में समान हैं, अतः इसकी बंध लंबाई के मान को देखें तो पिकोमीटर में बॉन्ड लेंथ कार्बन फ्लोरीन की 139, कार्बन क्लोरीन की 178, कार्बन ब्रोमीन की 193 और कार्बन आयोडीन की 214 पिकोमीटर होगी। अतः Q इंटू डी का परिमाण CH3F के लिए थोड़ा सी कम होगा,
जबकि CH3Cl में कार्बन हैलोजन बंध की विद्युत ऋणता भ का अंतर भले ही कम है, फिर भी इसका द्विध्रुव आगुण का मान इन चारों में सर्वाधिक है। फिर 11वीं क्लास में पढ़ा था कि बंध लंबाई जो है वो बंध ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी बंध ऊर्जा का मान अधिक होगा उसकी बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। अतः बंध लंबाई बढ़ने पर बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा किलो जूल पर मोल में अगर निकालें तो कार्बन फ्लोरीन बंध की 451.44 किलोजूल पर मोल होगी, कार्बन क्लोरीन की 351.12 होगी, कार्बन ब्रोमीन के 292.6, जबकि कार्बन आयोडीन की 234.08 किलोजूल प्रति मोल है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती है बंध ऊर्जा का मान घटता है। ये बेसिक बातें हालांकि 11वीं क्लास में पढ़ी है, फिर भी यहाँ अपन इनको विशेष तौर से मैथिल हैलाइड के लिए अपन काम में ले रहे हैं। सभी एल्किल हैलाइडों में कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है, जिससे एक कार्बन के जो 4 संकरित कक्षक हैं उनमें से 3 तो हाइड्रोजन के 1s के साथ में कोएक्सियल समाक्ष अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि चौथा संकरित कक्षक मान लो क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का 3p कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह इस sp3 संकरित कक्षक के साथ में समाक्ष अतिव्यापन करके एक सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। इस प्रकार समचतुष्फलकीय ज्यामिति होगी जिनमें बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। 11वीं क्लास में पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है। यह CH3Cl की संरचना है। यदि CH3CH2Cl की बात करते हैं तो इस कार्बन के जो 4 संकरित कक्षक हैं, एक हैलोजन से, 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के साथ में अतिव्यापन करेंगे। ये कार्बन का संकरित कक्षक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सभी sp3 संकरित कक्षक हैं। ये कार्बन दूसरा जो एक हाइड्रोजन के साथ में, इसको छोटा इसलिए बताया है कि ये पीछे की ओर होता है त्रिविम आकाश में। यह सिग्मा, 2 हाइड्रोजन के ये sp3 संकरित कार्बन है, ये sp3 संकरित कार्बन है और यह क्लोरीन का
2p कक्षक है जिसके साथ में ये बंधा हुआ है। तो इससे जो ज्यामिति बनती है तो वो भी समचतुष्फलकीय, मगर यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ आपका CH3 समूह जुड़ा हुआ है जो खुद एक चतुष्फलक के रूप में होगा। ये कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, ध्रुवीय सहसंयोजक, द्विध्रुव आघूर्ण, बंध ऊर्जा और एल्किल हैलाइड की संरचना सभी कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। अब अपन शुरू करते हैं जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है, जिस पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, या जिसे आप विरचन कहते हैं। प्रारंभ में जो भी प्रिपरेशन आएगी वो फिर आपको एल्केन एल्कीन में 11th क्लास में पढ़ी हुई है वही आएगी। पहला, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा विसरित सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब किसी एल्केन को किसी हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ में क्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन से हो जाता है और संगत एल्किल हैलाइड बनता है। अल्ट्रावायलेट लाइट CH3Cl प्लस HCl। 11th क्लास में इस रिएक्शन को पढ़ा है, मगर वहाँ देखा था कि अगर हैलोजन की मात्रा अधिक है तो एक चेन रिएक्शन होती है और उस चेन रिएक्शन में CH3Cl फिर Cl2 से क्रिया करके CH2Cl2 और HCl, CH2Cl2 फिर क्लोरीन से क्रिया करके CHCl3 और HCl और CHCl3 फिर क्लोरीन से क्रिया करके CCl4 और HCl बनाते हैं। अतः इस अभिक्रिया में इनका मिश्रण प्राप्त होता है। इसलिए औद्योगिक स्तर पर जहाँ इन मिश्रण को अपन काम में लेते हैं ये अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि आसानी से आपको ये मिल जाती है, जबकि इंडिविजुअल बनाने के लिए इसका प्रभाजी आसवन आपको करना होगा। इसी प्रकार हायर एल्केनों का भी किया जा सकता है। C2H6 प्लस Cl2 इज इक्वल टू C2H5 Cl प्लस HCl। इसकी क्रियाविधि 11th क्लास में पढ़ रखी है। आप घर पे 11th की कॉपी खोल करके इसकी क्रियाविधि को वापस देखिए, समझिए। मुक्त मूलक क्रियाविधि है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि से। दूसरी, एल्कीनों के हैलोजनीकरण, एल्कीनों के हाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा फिर इसे 11th क्लास में पढ़ा है। जब किसी एल्कीन को हैलोजन अम्ल
HCl HBr या HI के साथ क्रिया कराते हैं तो असममित एल्कीन होने पर योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हेलोजन भाग उस कार्बन परमाणु द्विआबंध वाले उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है और हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा द्विआबंध वाले जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl इज इक्वल टू RCHCl CH3। अगर R मिथाइल ग्रुप है तो यह प्रोपीन हुई तो यह 2-क्लोरोप्रोपेन कहलाएगी। मगर यही अभिक्रिया अगर किसी कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है तो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत योग होता है। असममित एल्कीन में कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ROOR परऑक्साइड तो यह RCH2 CH2Br बनेगी, यानी मार्कोनिकॉफ के विपरीत योग होगा। इसे परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। 11th में मैकेनिज्म के साथ में पढ़ा है या खराश प्रभाव भी कहते हैं। क्रियाविधि को समझने के लिए 11th की कॉपी को देखिए और समझिए। अब यहाँ केवल HBr ही परऑक्साइड प्रभाव देता है, अन्य हैलोजन अम्ल नहीं। ये पुराने 12th में पूछा हुआ है, हालांकि इसका जवाब आपको मैंने लिखा रखा है 11th क्लास में, क्योंकि मुक्त मूलक अभिक्रिया से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि, जबकि यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव पहले आक्रमण करेगा उस कार्बन पर जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तेजी से, और फिर दूसरे कार्बन जो कि धनावेशित होगा, कार्बोधनायन होगा, वहाँ पर जाकर के हैलोजन करेगी। जबकि इसमें यह मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होता है। ये एल्कीनों के हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, घर पे R भिन्न भिन्न लीजिए, R हाइड्रोजन होगा तो एथिलीन होगी, R मिथाइल होगा तो प्रोपिलीन या प्रोपीन होगी, R इथाइल ग्रुप होगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर भी कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वर्गीकरण में पढ़ चुके हो, तो यह ब्यूट 2ईन होगी। और अगर पार्श्व श्रृंखला है तो यह आइसोब्यूटीन होगी, ब्यूट 2ईन, ब्यूट 1ईन, प्रोपीन और इथीन। घर पे इन सब की रिएक्शन को HCl के साथ में जोड़िए
और पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ में इसकी क्रिया कराइए। ये एल्कीनों के हाइड्रोहेलोजनीकरण की अभिक्रिया है।